फ्रेंड्स, मैं आपको जो पढ़ा रहा था 2 दिन से अधिगम कि सीखना क्या है, सीखने की प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आप सभी को पता है कि अधिगम एक प्रक्रिया है। ये हम सब जानते हैं कि अधिगम क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर सही रूप में देखें तो हम जब सीख रहे होते हैं तो कोई ना कोई ऐसे कारक, चाहे वो व्यक्तिगत कारक हो सकता है, सामाजिक कारक हो सकता है, आर्थिक कारक हो सकता है, या फिर हमारा इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण भी ऐसा हो सकता है जो कहीं ना कहीं सीखने को प्रभावित करते हैं। तो एक अध्यापक होने के नाते एक अध्यापक ये जानता है कि अधिगम को ऐसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें अध्यापक को एक ऐसी परिस्थितियों को निर्मित करना होता है जिससे वो जो अधिगम को प्रभावित कर रहा है, जो सीखने को प्रभावित कर रहा है, उस प्रभावित होने से एक अध्यापक ही बालक को उस जगह से हटा सके कि भाई जो भी चीजें अध्यापक को प्रभावित कर रही हैं वो अध्यापक को जो भी चीजें अधिगम को प्रभावित कर रही हैं, अधिगम को जो भी कारक प्रभावित कर रहे हैं, अगर वो कारक अध्यापक अधिगम को प्रभावित कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, अगर अध्यापक को इन सभी दिशाओं की जानकारी है तो वो इस प्रकार एक व्यवस्था करेगा जिससे अधिगम को प्रभावित ना किया जा सके, अधिगम सही रूप में जारी रहे। तो ऐसे बहुत से कारक हैं, जैसे हम अगर फर्स्ट कारक देखते हैं उचित वातावरण। सबसे पहला जो अधिगम को जो प्रभावित करता है वो हमारा एनवायरनमेंट है, चाहे हमारी सोसाइटी है, चाहे हमारा घर है, चाहे हमारे स्कूल है। आप सभी ने देखा होगा कि अधिगम को कहीं ना कहीं ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमें सिखाती हैं। भाई हम जानते हैं कि हम घर पे भी सीखते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर भी सीखते हैं और स्कूल में जाकर भी हम सीखते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं अधिगम को भी प्रभावित करती हैं। जैसे अगर स्कूल का एनवायरनमेंट सही नहीं होगा, जैसे स्कूल का जो एक वातावरण है वो सही नहीं होगा तो वो बच्चों को सही नहीं सिखा पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक मनोवैज्ञानिक आधार पर अगर मैं बात करूं और स्कूल के वातावरण को मैं समझाऊं और शिक्षक को ये पता ही नहीं है कि भाई स्कूल का एक एनवायरनमेंट किस प्रकार से होगा, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों का जो अधिगम, बच्चों की जो सीखने की व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। वो इसलिए प्रभावित होगी कि हमने देखा है कि कई बार ऐसे स्कूल हमें देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल अंधेरे में होते हैं, पीछे वाले बच्चे को ब्लैक बोर्ड तक साफ नहीं दिखाई देता, यानी ब्लैक बोर्ड को देखने में भी उसे काफी दिक्कतें हो रही हैं, तो वो क्या सीखेगा। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक होने के नाते या आप भी जब एक शिक्षक बन रहे हो तो आपको सबसे पहले आपके विद्यालय का एक एनवायरनमेंट, विद्यालय का जो वातावरण है उसे सही निर्मित करना होगा। यानी क्लासरूम का जो वातावरण है वो कैसा करना पड़ेगा, एक मनोवैज्ञानिक आधार के ऊपर, एक मनोवैज्ञानिक सिस्टम के आधार पर तैयार करना होगा, जब जाके आप बच्चे को अच्छे से सिखा सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ हमारे घर की, अगर हमारा घर का वातावरण भी सही नहीं है, हमारे घर में भी दिन भर ऐसा माहौल होता है कि किसी की आवाज आ रही है, किसी की आवाज बहुत तेज गति से आ रही है, तो हम नहीं सीख पाते, बच्चे नहीं सीख पाते। तो हमें सबसे पहले हमें उस एनवायरनमेंट को सही करना होगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करता है। फिर मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट लिया है वो ये है परिपक्वता से, यानी मैच्योरिटी। अगर बच्चे के अंदर मैच्योरिटी है, यानी अगर वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है, यानी वो मैच्योर है। और मैच्योरिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं उस बच्चे को पढ़ाने जा रहा हूँ और वो बच्चा अगर उस चीज को ग्रहण करने की उसकी आयु है, उसकी योग्यता है, उसकी एबिलिटी है या उसकी रुचि है, तो मैं उसे वही पढ़ाऊं। अगर वो उस लायक है तो भाई, अगर उसकी आयु के अनुसार, अगर एक आयु के अनुसार अगर मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ, अगर मैच्योर है, तभी तो हम कहते हैं कि मानसिक जो हमारा शरीर है वो उस स्वस्थ है क्या, हम उस चीज को लेने लायक है क्या, जिस चीज के हम लायक हैं। अगर मुझे पढ़ाना है किसी बच्चे को, तो सबसे पहले बच्चे की उसकी आयु उसकी मैच्योरिटी को हमें जरूर देखना पड़ेगा कि उसकी वो परिपक्व है क्या इन चीजों को ग्रहण करने के लिए। तो हम टीचरों को सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि हम जो भी चीज जिस भी क्लास में पढ़ा रहे हैं
वो सारी चीजें उस बच्चे के लायक है क्या, उस बच्चे की आयु के अनुरूप है क्या। यानी बच्चे की परिपक्वता को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फिर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य की। ये सभी को पता है कि एक लाइन है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। भाई हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी कैसा होगा, एक स्वस्थ होगा। यानी मैं जो अगर बच्चे को पढ़ाता हूँ उसका मानसिक स्वास्थ्य ही खराब है तो बच्चा क्या सीखेगा। मैं गया क्लास में और बच्चों को मैंने ध्यान से देखा भी नहीं, और बच्चे पता नहीं थकान महसूस कर रहे हैं, पता नहीं बहुत दूर से पैदल चल के आए हैं, यानी उनके वो स्वस्थ नहीं है तो वो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें उनकी मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता को देखना होगा कि बच्चे कितना स्वस्थ हैं। अगर ये स्वस्थ हैं तो देखना, आप देखना कि उनकी जो पढ़ने की रुचि है वो कितनी अच्छी होगी, बच्चा कितना ज्यादा ग्रहण करेगा उन चीजों को, क्योंकि वो स्वस्थ है। फिर मैं बात करता हूँ, सबसे अच्छी बात आती है प्रेरणा की। एक टीचर होने के नाते सबसे पहले जो बच्चे हमें मिले हैं, जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आए हैं, जो बच्चे हमसे सीखने आए हैं, उन्हें सबसे पहले हमें मोटिव करना है। मोटिव करने का मतलब यहाँ पे केवल टीचर से नहीं, पेरेंट्स से भी है कि अगर आप बच्चे को उत्साहित करते हो, क्योंकि बच्चे की रुचि है उन चीजों में, लेकिन आप उन्हें और प्रेरणा देते हो। अगर बच्चे ने कुछ काम थोड़ा भी किया है लेकिन आपने बोला वेरी गुड, तो बच्चा उस काम को पूरा करेगा, और पूरा इसलिए करेगा क्योंकि आपने उसको अभिप्रेरित किया है, उसे प्रेरणा दी है। इसीलिए टीचर होने के नाते हमें मनोविज्ञान के आधार पर अभिप्रेरणा को जानना है कि भाई अभिप्रेरणा ऐसी क्यों, और अभिप्रेरणा किस समय दे। ऐसा तो ना हो कि हमने अभिप्रेरणा दी है जो बच्चे नेगेटिव वे में जा रहे हैं। भाई ऐसा कभी बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन नेगेटिव रोल भी प्ले करती है, यानी कहीं ना कहीं नकारात्मक रोल भी उसका निभाते हैं। लेकिन सीखने के लिए हमें सबसे पहले हमें सकारात्मक प्रेरणा देनी होगी, और सकारात्मक प्रेरणा हम तभी दे पाएंगे जब हम एक मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान है उसे हम समझते हैं। एक शिक्षक उन सभी उन अनुकूल दशाओं को जानता है जो बच्चे के सिखाने के लिए सही है, तभी हम बच्चे को मोटिव कर सकते हैं, नहीं तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। फिर उसके बाद आता है जो फिफ्थ पॉइंट है, वो है अधिगम की विधि, यानी लर्निंग मेथोडोलॉजी, यानी लर्निंग के मेथड। आज मैं कुछ भी पढ़ाऊं, अगर बच्चे को समझ में ना आए तो क्या मतलब। इसलिए हमें मनोविज्ञान ने इतनी अच्छी विधियां दे रखी है कि मनोविज्ञान चाहता है कि अगर बच्चा छोटा है या प्ले ग्रुप का है तो हम उसे खेल मेथड से, प्लेइंग मेथड से, खेल विधि है उसके अनुरूप सिखाएं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिनके अनुसार हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो उनकी जो एक इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि है, उनकी जो जिज्ञासा है, वो बहुत ज्यादा आगे निकल के आएगी। और वो कौन करेगा, वो एक शिक्षक, कि हमने कहीं ना कहीं हमारे चैप्टर के अंदर हमने ऐसी मेथोडोलॉजी यूज की है जिससे बच्चे को आसानी से हम समझा सके, क्योंकि बच्चे को बहुत सारी चीजें कठिन लगती है, तो हम ऐसी मेथोडोलॉजी यूज करेंगे जो कैसी होगी, सरल से कठिन की ओर होगी। फिर उसके बाद आती है कि अध्यापक की भूमिका, कि भाई मेन सबसे मुख्य रोल जो निभाता है वो टीचर ही सिखाने के लिए। चाहे हम ये सभी जानते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में, जब मैं आपको एनवायरमेंट वातावरण पढ़ा रहा था तो मैंने अब घर का नाम लिया था कि घर के अंदर मेरी मम्मी है, तो वो उसने भी मुझे सबसे पहले ज्ञान दिया, तो उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पे एक टीचर की भूमिका बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसका टीचर का जो व्यक्तित्व है वो समाज के सामने प्रकट होता है, समाज उसे देखता है, बच्चे उससे कुछ सीखते हैं। यानी बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो वो टीचर को देखते हैं, उसके चाहे एक शारीरिक बनावट या उसका जो ड्रेसअप है उसको देखकर सीखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे हर एक चीज से सीखते हैं। तो इसलिए एक जो टीचर है उसका व्यक्तित्व इतना अच्छा होना चाहिए, उसको एक सब्जेक्ट, अपने जो सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ उसको उस सब्जेक्ट प्लस जो एक मनोविज्ञान ने शिक्षा के ऊपर इतना जो काम किया है, अगर उसकी नॉलेज होगी तो वो शिक्षक अपना रोल अच्छे से प्ले कर सकता है, अपनी भूमिका को अच्छे से निभा सकता है, और वो जो सीखने को जो प्रभावित कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 7 पॉइंट की, तो वह है थकान। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम फर्स्ट पीरियड लेते हैं तो बच्चों के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, स्फूर्ति बहुत ज्यादा होती है। तो हम सबसे पहले हम उन्हीं पीरियड या उन्हीं
पीरियड को लगाते हैं क्लास के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या है, बच्चे उसमें आसानी से सीख सके। लंच बाद आप देखते हैं कि भाई बच्चा थक जाता है, तो हम उनके गेम्स के पीरियड लगा देते हैं। वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थकान बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती है। तो एक जो मैनेजमेंट है वो इस तरह से अगर लर्निंग को प्रभावित होने से बचा सकते हैं कि हम इस तरह से एक सिस्टम बनाएं जिससे बच्चा अगर थक गया है तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। हम उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसे साधन की व्यवस्था करेंगे जिससे बच्चा सही रूप में अधिगम कर सके। फिर लास्ट बात में अगर करूं तो लास्ट बात आती है विषय सामग्री की, जो सही है। भाई स्कूल के अंदर बच्चा गया, अपने सिलेबस को देखता है, अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से सही है, वो सरल से कठिन की ओर बढ़ रहा है तो सही है, उसमें मनोविज्ञान का ध्यान दिया है तो सही है। ऐसा ना हो कि बच्चे को बोर कर रहा है। अगर बच्चे को बोर कर रहा है तो सही बात है कि बच्चे की रुचि नहीं होगी उसमें, पर बच्चे की रुचि नहीं होगी तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, अधिगम नहीं कर पाएगा। ये सारे फैक्टर्स अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब कई ऐसे फैक्टर्स भी हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, आर्थिक स्थिति भी बच्चे की सही नहीं है, जिससे हो सकता है कि वो पहले कुछ काम कर रहा हो फिर विद्यालय जा रहा हो, तो हो सकता है कि वो सभी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उसकी परिस्थितियां किस प्रकार है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, मगर हम टीचर होने के नाते हम इस तरह के अधिगम को जो प्रभावित करने वाली जो दशाएं हैं उनको हम क्या करें, एक सही रूप में जाने, और जानकर एक टीचर एक ऐसी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करे जिससे अधिगम कभी भी प्रभावित ना हो, ये जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। ये सारी बातें आज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि अधिगम को इस तरह से प्रभावित करते हैं। ये सारे कारक हैं, लेकिन हम टीचर इन कारकों को क्या करते हैं, निवारण करते हैं और अनुकूल स्थितियां पैदा करते हैं। किसके लिए, जो सिखाने जा रहे हैं। थैंक यू।